गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा अचमेनियन आक्रमणों के प्रभाव। यानी ईरानियों ने जो आक्रमण किया भारत पर, जैसे कल आपने जाना कि किस तरह से साइरस और डैरियस प्रथम और बाद में जाइकस डैरियस जैसे जो ईरानी शासक थे, उनके समय में भारत में आक्रमण हुआ था। तो इस आक्रमण के क्या प्रभाव हुए? एक लंबे समय तक ईरानी और भारतीयों का संपर्क बना रहा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 100 साल तक वो संपर्क रहा था, यानी एक शताब्दी तक। कुछ कहते हैं कि 200 साल तक ये संपर्क बना रहा था भारतीयों और ईरानियों का। तो भारत और ईरान के संपर्क से क्या क्या जो है डेवलपमेंट्स हुए, क्या क्या प्रभाव पड़े ईरानी आक्रमण के, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप ये जानते हो कि ईरानियों ने भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित की थी, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कल, गांधार, सिंध और जो पंजाब का जो प्रांत था, उस पर ईरानियों का के आक्रमण का प्रभाव रहा। तो भारतीय और ईरानियों के बीच में संपर्क स्थापित हुआ। तो क्या क्या प्रभाव पड़े? पहला जो हम पढ़ेंगे वो है भारत की राजनीतिक दुर्बलता उजागर हो गई, या ये भी कह सकते हैं कि भारत की राजनीतिक दुर्बलता की पोल खुल गई। ईरानी आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ा कि भारत में जो ये आक्रमण हुआ, इससे भारतीयों की राजनीतिक अक्षमता और राजनीतिक दुर्बलता की पोल खुल गई। जब ईरानियों ने गांधार, सिंध, पंजाब पर अपने के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया और उनको ये आभास हो गया कि भारत अब राजनीतिक रूप से एक संगठित देश नहीं है और वो विदेशी सेनाओं का सामना नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई विदेशी शक्तियों को। और इसी को आधार मानकर, ईरानी आक्रमण को आधार मानकर, आगे आने वाले समय में यूनानियों ने और कई अन्य विदेशी जैसे बैक्ट्रियाई, इन्होंने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। ये ईरानी आक्रमण का ही प्रभाव था कि बाद में यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि उनको ये पता लग गया कि भारत में राजनीतिक एकता नहीं है। तो पहला महत्वपूर्ण कारण ये था कि पहला महत्वपूर्ण प्रभाव ये था कि भारत की राजनीतिक दुर्बलता की पोल खुल गई, या राजनीतिक दुर्बलता उजागर हो गई, ठीक है। दूसरा प्रभाव क्या कह सकते हैं हम, कि ग्रीक इन्वेजन्स यानी यूनानी आक्रमण। ईरानियों के आक्रमण से प्रेरित होकर भारतीयों पर यूनानियों ने आक्रमण कर दिया। जैसे कि आप जानते हो कि एक अन्वेषक था जिसका नाम था स्काइलैक्स। स्काइलैक्स ने समुद्री मार्ग की खोज की और उस खोज से भविष्य में भारत पर आक्रमणों की एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। द डिस्कवरी ऑफ स्काइलैक्स, इट वर्कड एज अ बैकग्राउंड फॉर द फ्यूचर इन्वेजन्स ऑन इंडिया। जैसे सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया, और देखिए अपने इन आक्रमणों में सिकंदर ने उन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जो कि ईरानी शासकों ने किया था। यानी ईरानियों के पदचिन्हों पर चलते हुए यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया। और जब सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत पार किया, तो कुछ कायर शासक थे भारत के, जैसे शशिगुप्त, उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली सिकंदर की। तो इससे सिकंदर का हौसला और बढ़ गया और बाद में उसने भारत के अनेक प्रदेशों पर आक्रमण किया। वो हमारा अगला टॉपिक होगा मकदूनियाई आक्रमण, ठीक है। जैसे अचमेनियन आक्रमण था ना, ईरानियों का आक्रमण, ऐसे ही मकदूनिया आक्रमण यानी यूनानियों का आक्रमण। अच्छा, तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा वो था एक नई लिपि का विकास। ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। अब ये जो खरोष्ठी लिपि है, ये कैसे विकसित हुई? क्या हुआ कि जब ईरानी गांधार, पंजाब
और सिंध के क्षेत्रों में उन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया, तो उनको भारतीय लिपि का तो ज्ञान था नहीं। उन्होंने इसी लिपि का प्रयोग किया जिसे खरोष्टी कहा जाता है, क्योंकि वो भारतीय लिपि से अनभिज्ञ थे। तो जब ईरानी भारतीयों के संपर्क में आए तो एक नई लिपि का विकास हुआ जिसे खरोष्टी लिपि कहा जाता है। और ये जो खरोष्टी लिपि है डेवलप्ड फ्रॉम अरामिक स्क्रिप्ट, अरामिक लिपि से इसका विकास हुआ, एंड दैट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आपने देखा होगा जो हिंदी की लिपि है, हम लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं, ऐसे लिखना शुरू करते हैं, राइट में जाते हैं। लेकिन ये जो खरोष्टी लिपि है, इट इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे उर्दू लिखी जाती है आज के समय में। तो खरोष्टी लिपि का विकास हुआ और बहुत से ईरानी जो शब्द थे वो भारतीय भाषा में प्रयुक्त होने लगे। जैसे कि ईरानियों में लिपि, जो जिसे हम लिपि बोलते हैं, उसके लिए दीपी शब्द का प्रयोग होता था, तो भारत में लिपि शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह से अशोक के कुछ अभिलेखों पर लिखा गया है, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा आह। ऐसे ही ईरानी सम्राट डेरियस के जो सिक्के थे उन पे हमें ये लिखा हुआ मिलता है कि याथिय दार्यवी क्षमाथिप। तो इस तरह की सिमिलैरिटीज़ हमें मिलती है और खरोष्टी लिपि का प्रयोग काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। यहाँ तक कि हमें अशोक की बहुत सी ऐसी लिपियाँ प्राप्त हुई हैं, ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो कि इन प्रांतों में, जैसे गांधार प्रांत है या जो सिंध प्रांत है, यहाँ पे खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट एक इम्पैक्ट था वो था ट्रेड पर, व्यापार पर प्रभाव। नेचुरली जब भारतीयों का ईरानियों के साथ संपर्क हुआ तो ईरानियों ने देखा कि भारत जो है ये प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। भारत तो सोने की चिड़िया कहलाता था उस समय। तो भारत और ईरानियों के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, ट्रेड रिलेशंस प्रॉस्पर्ड, और आक्रमणों के कारण नए नए व्यापारिक मार्गों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। भारत के वस्त्र, भारत के हाथी दांत का जो सामान था वो ईरान, यूनान और बहुत से यूरोपीय देशों में निर्यात हुआ करता था। और विभिन्न जलीय मार्गों की खोज हुई इस दौरान। जलीय मार्गों की खोज के कारण जो आवागमन था वो बहुत सरल हो गया। भारत और भूमध्य सागर के तटीय देशों के बीच में जो आवाजाही थी वो सरल हो गई, और जल मार्ग की सुगमता के कारण, सरलता के कारण भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होने लगा, क्योंकि हमें पंजाब में ईरान के बने हुए सोने और चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। सिक्के प्राप्त, पंजाब में ईरान के सिक्के प्राप्त होने का क्या मतलब है कि कभी ईरानियों और भारतीयों के बीच में व्यापार हुआ करता था और व्यापारिक विनिमय के माध्यम के रूप में सिक्कों का प्रयोग हुआ। ठीक है। अगला जो कारण है वो है भारत की कला और वास्तुकला पर प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गहरा प्रभाव पड़ा ईरानियों का। आप देखें अशोक के जो पत्थर के जो स्तंभ हैं, पाषाण स्तंभ, उनके शिलालेख हैं, वो ईरानी संपर्क के कारण ही मानी जाती है। मतलब ये ईरानी प्रभाव था जो अशोक ने जो शिलालेख और ये स्तंभ लेख जो लिखे, जगह जगह पर उसने जो है स्तंभ गढ़वाए, स्तंभों का निर्माण करवाया। और अशोक के स्तंभों पर बनी जो घंटी की आकृति होती थी, बेल कैपिटल जिसे बोलते थे, उसके कुछ स्तंभों पर सींग की जो मूर्ति थी वो निश्चित रूप से ईरानी स्थापत्य कला से लिया गया है। तो ईरानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है अशोक के स्तंभों के ऊपर, उनके ऊपर जो आदेश लिखे गए हैं। ऐसी ही परंपरा ईरान में भी थी।
अशोक के तक्षशिला के शिलालेख में अरामिक लिपि देखने को मिलती है। तो नेचुरली इट वाज ईरानियन इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यहाँ तक कि भारत में जो भवन बने उन पर भी ईरानी प्रभाव साफ झलकता है। ईरानी वास्तुकला का सीधा प्रभाव था भारतीयों पर। इसके बाद जो अंतिम हम प्रभाव लेंगे वो है सांस्कृतिक प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑन कल्चर। सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा। देखिए, जब दो संस्कृतियाँ पास पास आती हैं, अब ईरानी भारत में रहे, एटलीस्ट गांधार पंजाब और सिंध प्रांत में तो रहे, और इस दौरान क्या था कि जब भारत और ईरानी संपर्क में थे तो भारत के जो दार्शनिक थे वो स्वतंत्रता पूर्वक ईरान जाते थे, ईरान के जो दार्शनिक थे वो स्वतंत्रता पूर्वक भारत में आते थे। तो जो है धीरे धीरे संपर्क और बढ़ा, और भारत और ईरान के बीच जो सबसे अधिक आदान प्रदान हुआ वो हुआ बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म को ईरानियों ने काफ़ी मतलब बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रभाव पड़ा ईरानियों पर, और ईरानियों का जो धर्म था उसने बौद्ध धर्म को प्रभावित किया। ईरानियों का धर्म था ज़रथुस्ट्र धर्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। और तक्षशिला का जो तक्षशिला, आप जानते हो कि गांधार क्षेत्र की राजधानी थी, उस समय वैदिक और ईरानी शिक्षा और साहित्य का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था, यानी ईरानी शिक्षा भी दी जाती थी। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था ईरानी परंपराओं का वो राज दरबार में शुरू हुआ। राज दरबार बहुत हद तक ईरानियों के प्रभाव में रहा। जैसे कि आपने देखा कि जैसे मौर्य शासक थे, मौर्य शासकों ने ईरानी परंपराओं को अपनाना शुरू कर दिया अपने दरबार में। जैसे शासक को स्वयं से जनता से दूर रखना, एक डिस्टेंस मेंटेन करना शासक और जनता के बीच में, स्त्रियों का अंगरक्षक होना, राजा की अंगरक्षिका के रूप में स्त्रियों का होना, और दरबार में जो है दरबार को सजाना, डेकोरेशन ऑफ द कोर्ट, ईरानी सलाहकार रखना। ईरानी सलाहकार था चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, उसके दरबार में एक ईरान का सलाहकार रखा हुआ था जिसका नाम था तुशरूप। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ईरानियों के ये प्रभाव पड़े कि भारत की राजनीतिक दुर्बलता की पोल खुल गई। दूसरा, भारत पर यूनानी आक्रमण हुए। तीसरा, भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। चौथा, व्यापार पर प्रभाव पड़ा। पांचवा, भारत की कला और वास्तुकला पर प्रभाव पड़ा। और छठा, भारत की संस्कृति को भी इसने प्रभावित किया। तो ये क्वेश्चन पूरा होता है, यानी ईरानी आक्रमणों का वर्णन कीजिए और भारत पर ईरान के आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे, और वो है मकदूनियाई आक्रमण और उसके प्रभाव। थैंक यू।